अच्छा, सेंटर बहुत बार कई ड्रग्स को बैन कर देता है और इस बार करी है सेंटर ने टोटल 16 जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होते हैं उनको बैन किया है। और इन कॉम्बिनेशन में याद रखना, एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें पैरासीटामोल भी इंक्लूडेड है, पर वो कॉम्बिनेशन के साथ है, पैरासीटामोल अलग से नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पैरासीटामोल की एक केस स्टडी देखनी है कि पैरासीटामोल की स्टडी करी गई इंग्लैंड में कंडक्ट, वहां की एक यूनिवर्सिटी है, और उन्होंने बताया कि पैरासीटामोल के रेगुलर इनटेक की वजह से क्या क्या हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। एज यूजुअल जो सबसे वाइटल ऑर्गन्स रहेंगे, हमारी किडनी आ गई, हार्ट आ गया, लीवर आ गया, इसी के ऊपर इम्पैक्ट उन्होंने बताए हैं। पर उन्होंने सर्वे करा है प्रॉपर, जो पेशेंट हुआ करते थे उन्हीं के डेटा को उठाया है और देखा है कि कॉमन सी क्या क्या प्रॉब्लम्स इमर्ज हुई आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड पैरासीटामोल, ठीक है। तो एक केस स्टडी इंपॉर्टेंट है। नाउ सेंटर ने यहाँ पे 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स को बैन कर दिया। नाम से पता लग रहा है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। जब भी आप ऐसे दवाई को देखते हो ना, दवाई के अंदर बड़ी सारी चीजें डली होती हैं, जैसे कहीं व्हाइट होती हैं, पिंक होती हैं, ब्लू होती हैं, मल्टीपल कलर्स होते हैं। तो एक तो कलर्स इसमें ऐड हुए हैं, नंबर 2 टेस्ट में भी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है, तो टेस्ट के एडिटिव्स भी ऐड हुए होते हैं। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसके अलावा अधेरेंट भी होते हैं, ये ऐसे थोड़ी होता है, इसको अगर चबाओगे ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है, पर जब तक पैकेट में था वो स्टेबल रहता है। या पानी जब आप पियोगे मुंह के अंदर रखोगे, कईयों को होता है दवाई जाती नहीं है गले से, वो मुंह में रखे रखते हैं जब तक पिघले ना और वो सारा टेस्ट जहर की तरह आपकी बॉडी में ना फैले। मैं हूं वैसी, तो मैं इसलिए बता रही थी। तो मुझे तो यहाँ फेंकनी पड़ती है, सीधी चली जाए सीधी एक ही बारी में, होता है ये। पहले मैं ऐसे पाउडर फॉर्म में खाती थी। तो वो जो पाउडर फॉर्म है ना, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें स्टेबलाइजर डले हुए थे, क्योंकि जब आपको पैकेट में दी तो वो बिल्कुल स्टेबल थी, एक प्रॉपर पैलेट बना हुआ था। कहीं आप देखोगे ऐसे कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल के अंदर कॉम्पोजिशन होता है, कईयों में आउटर कवरिंग नहीं होती है, ऐसे सिंपल सी टैबलेट होती है। इसके अंदर जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है जो हमारी बीमारी के लिए एक्ट करता है उसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ब्रांड जो मर्जी हो, एक बार वो पेटेंट करवा लेते हैं, अपना प्रॉफिट उन्होंने लेना होता है, जितनी भी फार्मास्यूटिकल शॉप्स होती हैं, क्योंकि उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी, पैसा लगाया अपना उसके ऊपर, तो पहले वो पेटेंट करवा लेते हैं जब तक वो पूरा प्रॉफिट वहां से अर्न नहीं करते। फिर उसके बाद जो एफडीए वगैरह है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूएस, वो थोड़ा बोलते हैं कि अब दे दो भाई सबको फॉर्मूला इसका, तो वो बोलते हैं नहीं, सेलेक्टिव सी कंपनी को हम देंगे ताकि इसमें कोई ऐसा कल को कंटामिनेशन का केस ना आ जाए। तो कईयों के बारे में आप सुनोगे ऐसी मेडिकेशंस होंगी जो पर्टिकुलर कंट्रीज में किसी पर्टिकुलर कंपनी को ही दिया होगा कि इनको हम लाइसेंस देना चाहते हैं। अब एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ऊपर लिखा है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि यहाँ पे इस दवाई के अंदर सिर्फ एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं है, इसमें मोर देन 1 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब जब एक ही दवाई के अंदर 3 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डाल दिए तो ऑब्वियस सी बात है वो मल्टीपल बीमारियों को टारगेट करने की ट्राई करी गई। जो थेराप्यूटिक आउटकम है, मतलब दवाई आपने दी एज अ प्रिस्क्रिप्शन, तो डॉक्टर भी देखेगा कि इसको फर्क पड़ा, और जो 3 इसको एलिमेंट साथ साथ में चली थी वो तीनों पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ा, तो वो थेराप्यूटिक आउटकम को दिखाता है कि इंप्रूव हुआ, ठीक है। तो इसकी वजह से ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स लाई जाती है। पर कई बार क्या होता है, फिक्स्ड हो सकता है 3 एपीआई उसमें डले थे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट थे 3, पर जो एलिमेंट थी उसमें से वो 2 की थी। अब 2 की थी तो एक तो वेस्ट है, और वो जो वेस्ट वाला था वो क्रिएट करेगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, वो आपकी बॉडी में जाता रहा जबकि बीमारी नहीं थी। तो कल को जब वो बीमारी आएगी तो उस दवाई का कोई इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों चीजों को ही लेके सेंटर ने अभी के लिए ये 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है जिन्हें कर दिया है बैन। नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, पर याद नहीं करना है, डॉक्टर नहीं हो कोई नहीं तो याद करने की जरूरत नहीं है, पर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार आ जाता है कि ये वाली डोजेज आउट ऑफ द फॉलोइंग क्या थी उनमें जो सेंटर ने बैन करी थी। अब याद क्यों नहीं करना है, क्योंकि सेंटर हर 6 महीने के अंदर सुनोगे आपकी और एफडीसीज, एक टाइम पे 145 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बैन कर दिए थे, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपने याद नहीं करने थे। कैटेगरीज याद रख लेनी है कि कौन कौन सी कैटेगरीज में ये बैन करा गया है। फॉर एग्जाम्पल कुछ आप देखोगे वो स्किन से रिलेटेड होगी, कुछ ऐसे होंगे जैसे मसल रिलैक्सेंट कहीं खा लेते हैं, तो जो एंटी स्पाज्मोडिज्म स्पाज्मोडिस्क करके मेडिकेशन होती हैं वो भी यहाँ पे बैन करी गई हैं। तो कैटेगरीज आपने याद रखनी है। सबसे पहले तो ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन होता है जिसमें एक से ज्यादा मतलब हम मिनिमम 2 ले लेंगे, यहाँ पे एक तो कॉमन रहता ही है हर मेडिकेशन में, 2 या 2 से ज्यादा की जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एक ही मेडिसिन में ऐड कर दिए जाते हैं। वो मेडिसिन हो सकता है टैबलेट की फॉर्म में हो, कैप्सूल, सिरप, एनीथिंग, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और इवन जो एडेरेंस रखनी है, रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे रहेंगे। लगाना जरा आइडिया पुराने वाले थोड़ा सा, कौन सा एक्ट रहेगा यहाँ पे, नई एनडीपीएस नार्कोटिक्स वाला आ गया,
वेरी गुड। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल ऑफ 1940। जब भी कभी ड्रग्स दिख जाए, एनडीपीएस तब आएगा जब इलीगल वाली आएंगी, ठीक है। ट्रामाडोल में कोई मिक्सिंग कर दी है तो वो एनडीपीएस के अंडर जाएगा। पर उससे पहले जो नॉर्मली सिविलियंस को दी जा रही थी एज अ प्रिस्क्रिप्शन, वो दवाइयां आएंगी आपके ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल ऑफ 1940। इसको रट लो। कभी भी कोई मेडिकेशन से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है, मेंस में आपको लिखना पड़ेगा कोई ना कोई एक्ट, तो वहां पे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940 तो डेफिनेट है। इसमें देखो ड्रग्स भी आगे और साथ में लिखा कॉस्मेटिक। फॉर एग्जांपल स्किन केयर के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने आपको दी कि ये वाली लेकेमाइन नाम की एक क्रीम है, इसको लगा लेना अपनी स्किन के ऊपर, तो देखो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दी और ये कॉस्मेटिक्स में काउंट होगी, तो ये दोनों का एक ही एक्ट है, दैट इज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940। अब एफटीसी को बनाया कैसे जाता है, तो देखा जाता है कि कोई पर्टिकुलर बीमारी होती है, उसके साथ और भी 2-3 बीमारियां जुड़ जाती हैं, तो सोचा जाता है कि इन तीनों के लिए जो दवाइयां अलग अलग से यूज कर रहे थे, उनके एपीआई एक ही मेडिकेशन के अंदर ऐड कर दिए जाए। अब इसकी वजह से होता क्या है, कई बॉडीज में ड्रग रिएक्शन हो जाती है, कुछ साइड इफेक्ट्स निकलने शुरू हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, जैसे दाने दाने बन गए कईयों को, या फिर कईयों को इचिंग इतनी ज्यादा हुई इस मेडिकेशन को इनटेक करने की वजह से। ज्यादातर आप कॉस्मेटिक वाले में सुनोगे ये। डॉक्टर बोलते हैं कि जब आप इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करोगे, देख लेना अगर इरिटेशन हुई तो यूज मत करना। रिफंड कौन करेगा भाई, रिफंड तो करते नहीं तुम लोग, लेके चला गया वो तो इरिटेशन भी होगी, वो फिर भी लगाया जाएगा उस क्रीम को। बट एनीवेज वो बोलता है कि इससे हो सकते हैं साइड इफेक्ट्स आए, तो इसको यूज मत करना। कॉस्मेटिक वाले में ज्यादा ये देखने को मिलेगा। एंड दूसरा बोला एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है 3 एपीआई में से आपकी बॉडी के लिए 2 एपीआई रिक्वायर्ड थे, पर डॉक्टर को भी देखना था कि थेराप्यूटिक आउटकम कैसी निकल के आएगी। उसने बोला ये वाली खा लो आप दवाई। अब ये वाली तो दे दी, एक बीमारी थी नहीं, पर उसका एपीआई उस दवाई के अंदर प्रेजेंट था। अब उससे क्या अडॉप्ट हो जाएगी बॉडी के अंदर, ड्रग रेजिस्टेंस। ड्रग रेजिस्टेंस के लिए मच्छर वाला बढ़िया एग्जाम्पल रहता है, मैं उसको इसलिए देती हूँ उससे आप बेटर रिलेट कर पाते हो। जैसे मच्छर को मारने के लिए वो ग्रीन कलर की कॉइल आई थी एक टाइम पे, पर मच्छर इतना इम्यून हो गया कि उस कॉइल का उसको फर्क नहीं पड़ा, उसके लिए वो बॉन फायर बन गया। वो बोल रहा है बाकी मच्छरों को भी इधर आओ लेट्स डांस, ठीक है, वो वाली सिचुएशन बनी। मतलब मच्छर ने क्या करा, खुद को अडेप्ट कर लिया, इम्यूनिटी उसने अपनी स्ट्रांग कर ली वहां पे। फिर इंसान ने बोला यार कुछ और बनाना पड़ेगा यहाँ पे, फिर वो फ्लेक्स आई पिंक कलर की। देन उसके बाद मॉर्टिन आया, लिटरली मच्छर मर जाया करते थे। थोड़ी टाइम के बाद बेहोश होने लगी और थोड़ी टाइम के बाद डिस्को डांस करने लगे। मतलब दोबारा से मच्छर ने क्या किया, खुद को अडेप्ट कर लिया उसमें, ये तो कुछ भी बनाए जा रहे हैं, हमें ही अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। इसके बाद रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, इम्यूनिटी इंसान के लिए जैसे आप बोल देते हो उसमें रेजिस्टेंस बोल देते हैं हम। फिर मॉर्टिन का ही एक अपग्रेडेड वर्जन आया जिसमें लो, मीडियम, हाई, वो तीनों लेयर्स ऐड कर दिए कि अगर कम मछलियां हैं वहां पे तो लो पे रखो, थोड़ी ज्यादा मछलियां आ गई, मच्छर बोल दिया, थोड़ा जेंडर स्टीरियोटाइप आ गया क्योंकि वो फीमेल्स होती हैं जो हमें काटती हैं ज्यादा, है ना। एंड तीसरी हाई, उसमें अलर्ट जारी कर दिया। अब उसमें भी सेम ही हुआ, पहले मर रहे थे मच्छर, फिर बेहोश हुए, दोबारा से वो डिस्को डांस उनके लिए बन गया। मतलब मच्छर ने क्या किया, रेजिस्टेंस डेवलप कर ली उस पर्टिकुलर केमिकल के अगेंस्ट। ये तो बार बार बना रहे हैं, हमें ही रेजिस्टेंस डेवलप करनी पड़ेगी। वैसे इंसान की बॉडी होती है, बार बार बिना डॉक्टर को पूछे जुकाम हुआ नहीं, फटाफट से एंटीबायोटिक खरीदा। कौन से वाला होता है सबसे कॉमन, सारे वही वाला उठाते हैं दुकान में जाते ही, बस एमजी वेरी कर जाती है, कहीं 425 एमजी उठाते हैं, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह कहीं 600 एमजी उठा लेते हैं कि एक ही बारी में ठीक हो जाए। शुरू में वो होगा, थोड़े टाइम के बाद आप नोटिस करना वो डोज बढ़ती जाएगी। पहले शायद एक ही डोज से निपट गया था काम, बाद में क्या होगा, आपको 2 डोजेस लगेंगी, 2 के बाद 3, एक टाइम आएगा बेकार दवाई आती है, आपने दवाई के ऊपर सारा इल्जाम डाल दिया जबकि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से नहीं लिया था उसको। तो बॉडी में क्या डेवलप होगी, रेजिस्टेंस। अब वो बैक्टीरिया अडॉप्ट हो चुका है बॉडी के अंदर, उसको पता है ये एजिथ्रो ही खाएगा, तो बैक्टीरिया ने बोला ले मैंने भी रेजिस्टेंस डेवलप कर ली। उसी को क्या बोलते हो आप, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जैसे ये स्टेन के हिसाब से देखोगे, ये जो ग्रीन कलर है ये दिखा रहा है कि ये रेजिस्टेंट नहीं है। आपने अगर एजिथ्रोमाइसिन खाई तो ऑब्वियस सी बात है सारे मर जाएंगे, पर एक शाणा निकला इनमें, एक ने बोला कि मैं तो हो जाऊंगा रेजिस्टेंट, तभी इसको लाल रंग में यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब ये लाल वाला क्या बोलेगा बाकियों को, देखो मैं तो बच गया, बाकी मर गए, देख लो आसपास के। तो ये बाकी ग्रीन वालों को बोलेगा या तो मेरे साथ रिप्रोड्यूस कर लो, या तो मैं खुद तो डिवाइड कर ही रहा हूँ। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं हर घंटे के अंदर पता नहीं कितनी कॉपीज अपनी बना लेते हैं, तो मतलब डिविजिबल रेट इनका बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो रेड वाला था इसने बोला कि मेरे साथ रिप्रोड्यूस कर लो, तो इनका जो रिप्रोडक्शन का मेथड रहता है, इनकी बॉडी के ऊपर ना बड़े सारे सीलिया होते हैं, बाल से होते हैं, वो अटैचमेंट के लिए यूज होते हैं। और इसी में एक होता है पिलाए,
सीलिया अटैचमेंट वगैरह के लिए यूज कर लेते हैं, एंड पिल्लाए जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए कर लेते हैं। इस रेड वाले ने बुलाया ग्रीन वाले को कि मैं अपना जेनेटिक मटेरियल तुम्हें दे देता हूं, और जैसे ही गया वो दूसरा भी कैसा हो गया, रेड कलर। तो अब दोनों ही रेड कलर के हैं। अब आप फिर से वो एंटीबायोटिक जब खाओगे, अब दोनों को ही फर्क नहीं पड़ेगा, और ये दोनों फटाफट से डिवाइड करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, डिवाइड करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, और सब में रेजिस्टेंस आ जाएगी। और एक टाइम आएगा ये जो सारे ग्रीन हैं दे विल बी रिप्लेस्ड बाय रेड कलर, और जब रेड कलर से रिप्लेस हो जाएंगे तो बॉडी के अंदर क्या आ चुकी होगी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जितनी मर्जी आप वो दवाई खा लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आने वाले ये क्वेश्चन पंजाब के पेपर में आ गया था, क्योंकि एंटीबायोटिक से जो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आई थी उसको टैकल करने के लिए एक और एंटीबायोटिक बनाया, उसका नाम था नेजेथ्रोमाइसिन। तो वो सवाल पंजाब के पेपर में पूछ लिया गया था, प्रॉपर यही बोला था, एन याद रख लेना कि दवाई का नाम दिखेगा तो सेम से नहीं डालते हैं ज्यादातर, तो वो नेजेथ्रोमाइसिन था। तो देखो दवाई से जो बीमारी इमर्ज हुई उसके लिए एक और एंटीबायोटिक बना दिया, कल को फिर से सेम ही प्रॉब्लम वो लूप में घूमेगी, डेफिनेट सी बात है। तो उसको टैकल करना है अपने को, इसी वजह से गवर्नमेंट ने बोला ये जो 16 एफडीसीज हैं इनको हम करते हैं बैन। और कौन सा सेक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट, सेक्शन 26A ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940। इस एक्ट को याद रखना, कभी भी दवाइयों की बात होती है, स्पेशली ये प्रेस्क्रिप्शन एंड ऑल, तो उसमें यही वाला एक्ट चलता है, ठीक है। इसके अलावा की फीचर इसमें मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है कि हम किसी दवाई को प्रोहिबिट करना चाहते हैं, रेगुलेट करने से कोई उसको बेचेगा नहीं। तो थेराप्यूटिकली अनजस्टिफाइड ड्रग्स होती हैं, थेराप्यूटिकली मतलब प्रिस्क्रिप्शन पे किसी ने दी थी, कोई ना कोई आउटकम निकल के आएगी, तो अनजस्टिफाइड है ये, इस वजह से हमने इनको बैन कर दिया। तो सेक्शन 26A ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स ऑफ 1940। फीचर्स बाकी ये देख लो, 16 इररेशनल एफडीसीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरी आएगी, स्किन आ गई, जो स्किन रिलेटेड क्रीम्स आती हैं, पेन किलर्स आगे, एनाल्जेसिक भी जिनको बोलते हैं, एंटी स्पाज्मोडिक्स आगे, वो जो मसल रिलैक्सेशन के लिए मेडिकेशंस यूज करी जाती हैं, एंड एंटीबायोटिक आगे, कोई भी बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन बॉडी में हो रखा है। अगर बुखार आता है तो उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, वेरी गुड, उनको बोलते हैं एंटीपायरेटिक। वासु वेरी गुड, फीवर ही पूछना होता है, मैंने तो पूछना ही क्यों था। तो फीवर के लिए जो आप दवाइयां यूज करते हो उनको बोलते हैं एंटीपायरेटिक, क्योंकि एक बॉडी में ना डेवलपमेंट होती है एक सब्सटेंस की, उसको बोलते हैं पायरोजन, तो उससे फीवर इंड्यूस होता है और इसी वजह से उनको बोला जाता है एंटीपायरेटिक। अब इसमें एनफोर्समेंट कर दिया गया है, कोई भी मार्केट स्टॉक अगर अवेलेबल है तो उसमें विड्रॉ करना पड़ेगा उनको, मतलब जबरदस्ती नहीं बेचोगे। पर यहाँ से इलीगल एक्टिविटी भी इमर्ज करती है कि ये दवाई नहीं बिकेगी, अब अगर किसी को चाहिए तो जल्दी से खरीद लो, ऐसे केसेस भी सुनने को मिल सकते हैं। और इसमें सिरप्स भी हैं, मेडिसिनल सिरप, ओवर द काउंटर। ये टर्म ओवर द काउंटर तब यूज करी गई जब कफ सिरप को बोला गया कि अब अगर प्रेस्क्राइब नहीं है तो आप अपनी मर्जी से जाके कफ सिरप परचेज नहीं करोगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट अगर आपने देखी हो बड़ी सारी कफ सिरप की भी चल पड़ी थी कि ये वाला कफ सिरप ले लो, इसमें तो बस हनी ही है, मल्टीपल ऐसी चल पड़ी, तो ओवर द काउंटर कर दिया गया, स्पेशली मेडिसिनल सिरप्स। पेन किलर की कैटेगरीज ये हैं जिनको आपने याद नहीं करना। ये देख लो एक एफडीसी के अंदर पैरासीटामोल भी एक इंग्रेडिएंट है, तो इंग्रेडिएंट है, सेपरेट नहीं है ये। और ये सारी दवाइयां जो कि आपने याद नहीं करनी, स्किप कर सकते हो अभी के लिए। एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन ये आ गई, ये देखो एमॉक्सिलिन भी बड़ी कॉमन सी है, जो फटाफट से एमॉक्सिलिन और दूसरा जीरोडॉल होता है, इनका कॉम्बिनेशन खा लो, जल्दी से जुकाम ठीक हो जाता है। पर इससे भी कई बार क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कर जाती है, तो इनके भी कॉम्बोज हैं। ये देखो कई जगह पे 3 है, कई जगह पे 4 भी हैं, कई जगह पे 2 भी हैं, तो 2 से ज्यादा ही रहेंगे। कॉम्बिनेशन, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, ये डर्मेटोलॉजिकल और स्किन केयर फॉर्मुलेशन वाली हैं। तो इन सारी चीजों को भी, ये देखो एलोवेरा या एलो एक्सट्रैक्ट को कंबाइन कर दिया, विटामिन ई, जोजोबा ऑयल, ऑरेंज ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, इनके साथ मिक्स करा हुआ है, तो ये भी बैन कर दिए गए हैं। सिग्निफिकेंस आई थिंक क्लियर। अब जो पेशेंट की सेफ्टी है वो भी इंप्रूव करनी है अपने को, तो उस पर फोकस रखा। नंबर 2, फिक्स डोज की वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम इमर्ज कर रही थी, और आने वाले टाइम में बोला है 2050 तक जो 50% केसेस अभी हैं, मतलब अभी वाले केसेस के कंपैरिजन में 50% केसेस और दिखेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के, तो हमें पहले स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एंड पैरासीटामोल की एक स्टडी कंडक्ट करी गई सिर्फ एल्डरली पीपल के ऊपर, मतलब जिनका एज ग्रुप 60+ हो चुका था उनके ऊपर स्टडी करा, जिनके हॉस्पिटल के जो राउंड्स थे वो ज्यादा लगने लगे थे, उन्हीं का डेटा यूज करा, जिनको प्रिस्क्राइब करी गई थी मेडिसिन दैट इज पैरासीटामोल, किसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए।
तो ये सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहैम है, तो इंग्लैंड में ये स्टडी कंडक्ट करी गई। और एज कितनी है इनकी, तो 65 प्लस की, जितने भी पेशेंट हैं 65 प्लस के हैं। नंबर कितना मिलेगा, तो 1,80,483 लोग हैं, इतने नंबर है। मतलब ये क्या दिखा रहा है आपको कि हमने प्रॉपर फील्ड सर्वे कंडक्ट करा है, उसके बाद ये स्टडी यहाँ पे हाईलाइट करी गई है। और उसके बाद ये अडल्ट्स का नंबर है 4,02,478, जिनको पैरासीटामोल डिस्क्राइब नहीं करी गई थी, वहां प्रेस्क्राइब नहीं करी गई थी। अब हुआ क्या, कई बार होता क्या है, पैरासीटामोल आप कब कब खाते हो, मतलब याद नहीं करनी है स्टडी, जिसलिए आप खाते हो उसी के लिए यहाँ पे भी प्रेस्क्राइब करी थी। सर दर्द हो गया उसके लिए खा लिया, फीवर हो गया उसके लिए खा लिया, मतलब हल्का सा फीवर आया तो बोला फटाफट से पैरासीटामोल खा ले कि रुक जाएगा, अभी आएगा नहीं। तो मतलब जो मिड टू मॉडरेट फीवर की कैटेगरी होती है, या पेन वगैरह कभी हो जाती है, दांत वगैरह में दर्द लगी, बोला पैरासीटामोल खा ले, वो नहीं है डिस्प्रिन खा ले, खुद ही सारे डॉक्टर बने होते हैं। तो उस केस में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किसके लिए यूज कर लिया जाता है, पैरासीटामोल को। इवन ऑस्टियो आर्थराइटिस, घुटनों वगैरह में दर्द निकल जाती है, तो उसके लिए भी कई बार पैरासीटामोल का प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है। इसके भी एमजीज आते हैं, लो डोज से हाई डोजेस की तरफ ये जाता है, तो यहाँ पे भी पैरासीटामोल दे दिया जाता है। नाउ की फाइंडिंग जो कि आपने ध्यान में रखनी है, सबसे पहले तो बोला कि कुछ पेप्टिक अल्सर क्रिएट हो सकते हैं। जो हमारी ये देखो, ये माउथ वाला पार्ट है, मान लो ये वाला, ये फूड पाइप आती है, यहाँ पे स्टमक आता है, और आगे आगे जाओगे तो यहाँ पे इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई। जहां पे ये स्टमक का चेंबर था और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा, यहाँ पे छाले पड़ जाते हैं, पेप्टिक अल्सर। जब कॉन्टिन्यूअसली कौन सी मेडिकेशन इंटेक करी जाती है, पैरासीटामोल, लगभग 24% हायर रिस्क रहता है इसका, मतलब इतने चांसेस हैं अगर आप रेगुलरली पैरासीटामोल को खा रहे हो। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो स्टडी है ये एल्डरली पीपल की है, ठीक है, जो यूके ने कंडक्ट करी, इंग्लैंड ने कंडक्ट करी। 36% हायर रिस्क है कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो सकती है। गैस्ट्रो, यही वाला एरिया आ गया ना, गैस्ट्रो मतलब पेट, इंटेस्टिनल मतलब इंटेस्टाइन वाला पार्ट, इंटरनल ब्लीडिंग्स के केसेस आ सकते हैं। सेम क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है, किडनी हमारी इंपैक्ट हो सकती है। किडनी तो देखो करेगी इंपैक्ट, क्योंकि इसका काम ही फिल्ट्रेशन का है, तो किडनी के पास तो जाना ही है वेस्ट मटेरियल। देन हार्ट फेलियर, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज तो हर जगह पे रहती है, जब भी आप कोई ऐसा साइड इफेक्ट पढ़ते हो या फिर किसी मेडिकेशन के कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ते हो, वहां पे ये आएगा ही आएगा। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये पैरासीटामोल की रेगुलर इंटेक की वजह से ये सारे एविडेंसेस देखे गए एल्डरली पीपल के अंदर। वो जो डाटा यहाँ पे 1,80,000 कुछ लोगों का उठाया गया था। तो यहाँ पे मेन फोकस है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको हमें कंट्रोल करना है। तो जो अनजस्टिफाइड एफडीसीज हैं, यानी कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, उनको कंट्रोल करना है। एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का कौन सा सेक्शन था, 26A, जिसमें क्या बोला गया कि सेंटर प्रोहिबिट कर सकता है कि अब इसको नहीं यूज करा जाएगा, तो जिन भी फार्मास्यूटिकल शॉप्स के अंदर इनका स्टॉक अवेलेबल होगा उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। पर विड्रॉल के टाइम पे कई बार ऐसी इरेगुलर एक्टिविटीज भी होती हुई आपको दिखाई देती हैं कि किसी को अगर चाहिए फटाफट से परचेज कर ले, उसके बाद ये विड्रॉ करनी पड़ेगी, तो वो हर जगह पे रहता है मिसयूज।